हेलो हाय, मेरा नाम है सलमान एसके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज एक हिस्ट्री बेस्ड कहानी सुनते हैं। 1971 इंटरनेट का आविष्कार हो चुका था और दुनिया में तो नहीं लेकिन यूएस में इंटरनेट के ऊपर बातें चलने लगी थी। एट बीबीएन टेक्नोलॉजीज एक बंदा था, एक रिसर्चर था जिसका नाम था बॉब टॉमस। वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर काम कर रहा था जिसका नाम उसने रखा था क्रीपर प्रोग्राम, द क्रीपर प्रोग्राम। जब वो प्रोग्राम बना तो वो प्रोग्राम एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम था। मतलब वो नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करता था और खुद को रेप्लिकेट करता था, खुद को डुप्लीकेट करता था, कॉपी कर लेता था दूसरे कंप्यूटर्स में जो कि उस नेटवर्क से कनेक्टेड होते थे। और वो प्रोग्राम बस एक ही काम करता था, वो सिर्फ डिस्प्ले करता था, एक मैसेज डिस्प्ले करता था। जो मैसेज था, आई एम द क्रीपर प्रोग्राम, कैच मी इफ यू कैन। मतलब मैं क्रीपर प्रोग्राम हूँ, पकड़ सको तो पकड़ लो। कुछ टाइम बीता, उसके बाद एक और बंदा बीबीएन टेक्नोलॉजीज का ही, वो भी एक रिसर्चर था जिसका नाम था रे टॉमलिंसन। उसने भी एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था रीपर। और वो ये करता था, वो जो प्रोग्राम है रीपर प्रोग्राम, ये क्रीपर प्रोग्राम को फाइंड करके डिलीट करने का काम करता था। इस कहानी से कुछ समझ में आया? अगर कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। ये कहानी है वर्ल्ड के फर्स्ट वायरस और एंटी वायरस की। हाय, आपका इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का। आज के इस वीडियो में ऐसे ही हम अच्छी, इंटरेस्टिंग, खतरनाक और कुछ नॉलेजेबल टर्मिनोलॉजीज को जानेंगे, कुछ चीज़ों को जानेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ये जो मैंने आपको कहानी बताई 1971, बॉब रिसर्चर एट बीबीएन टेक्नोलॉजीज, वो एक ऐसे प्रोग्राम पर काम कर रहे थे जो कि नेटवर्क में सेल्फ रेप्लिकेट हो, और वही था ये क्रीपर प्रोग्राम। और यही आगे इसी के अंदर मतलब हर चीज़ की एक पॉजिटिव चीज़ होती है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि हमको सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स के बारे में पता चला, और नेगेटिव ये है यही सेम कंसेप्ट आगे चल के वायरस बना, जो आजकल के हमारे वायरस होते हैं। वो हालांकि कोई भी ऐसा मेलिशियस प्रोग्राम या हार्मफुल प्रोग्राम नहीं था, वो सिर्फ ऐसे एक एक्सपेरिमेंट था, क्रीपर प्रोग्राम। और अभी आगे चल के वो वायरसेस में बदल गया, और अभी जो सेल्फ रेप्लिकेट जो होते हैं वायरस, वो इसी की वजह से है। ऑन द अदर हैंड, जो रे ने प्रोग्राम बनाया था रीपर, वही आगे चलकर वो एंटी वायरस बना। वही वो वर्ल्ड का फर्स्ट एंटी वायरस कंसिडर किया जाता है। और जो क्रीपर प्रोग्राम है वो वर्ल्ड का फर्स्ट वायरस। हालांकि वो कोई हार्मफुल प्रोग्राम नहीं था जो क्रीपर प्रोग्राम था, लेकिन वो वायरस ही समझा जाता था, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और वायरस का फंडा यही होता है कि खुद को रेप्लिकेट करता है, खुद को कॉपी कर लेता है वो एक बार कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के बाद। और ओवर द नेटवर्क भी वो दूसरे कंप्यूटर्स में खुद को कॉपी करवा सकता है विद द हेल्प ऑफ फाइल्स। आप जैसे फाइल ट्रांसफ़र करते हो तो खुद को अटैच करके वहाँ पे वो दूसरे नेटवर्क में वो ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसी एक और कहानी है, लेकिन उसको कुछ टर्मिनोलॉजीज को जानने के बाद हम समझेंगे। यार, मैंने बहुत सारे वो चीज़ें बोल दी पिछले वीडियो में, पता नहीं टर्मिनल, ओएस, वीएम और ये वो, पता नहीं, आपको शायद क्लियर नहीं हुआ होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो techfreedom.in/blogs वीआई डेवलपर्स का ये वो ब्लॉग का वो पेज है, वहाँ पे जाके पढ़ते रहना। बहुत सारे ब्लॉग्स मैं भी लिखता हूँ और वीआईडी के कुछ लोग भी लिखते हैं। आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। वहाँ पे एक लेटेस्ट वो ब्लॉग लिखा है मैंने, साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे कॉमन जो वर्ड्स बोले जाते हैं, कॉमन जो चीज़ें बोली जाती है, उसको बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप जाके पढ़ सकते हो। ओके, techfreedom.in/blogs। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे चीज़ों की ओर। कंप्यूटर की डेफिनेशन तो आजकल सभी को पता है यार। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र के इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करके देता है यूज़र को। यही है कंप्यूटर। इसके अलावा कंप्यूटर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, कंप्यूटर यही है। कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं अपने आप में। कुछ लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं एज ए कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च,
कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड इन ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च, से बहुत सारे इसके फुल फॉर्म बनाए, लेकिन मेरे मानने में कोई ऐसा इसका फुल फॉर्म होता नहीं है। वैसे भी आजकल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च को छोड़ के भी बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे जो है वो एरियाज में अब कंप्यूटर यूज होने लगा है, तो इसका कोई ऐसा फुल फॉर्म नहीं बनता। कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूट करता है, कैलकुलेट करता है चीज़ों को। उसके बाद हमारे पास एक और फंडा आता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर को कनेक्ट करता है आपस में। जैसे आपको अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल है अपने पास, एक इंटरफेस है, समझ लो एक बंदे को इंग्लिश आती है और एक बंदे को फ्रेंच आती है, या एक बंदे को सिर्फ हिंदी आती है, एक सिर्फ इंग्लिश आती है, और बीच में एक ट्रांसलेटर है जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। सो ये एक कंपाइलर का भी एग्जांपल हो सकता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़र का इनपुट ला के कंप्यूटर को बताता है, और मतलब हार्डवेयर से रिसोर्सेज को वगैरह लेता है, यूज़ करता है, प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है, और फिर वापस से यूज़र को ला के देता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो है वो इंटरफेस होता है बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कर्नल होता है उसका, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसके, फाइल सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना, ठीक है, उतने एडवांस टॉपिक्स में नहीं जाते आज। कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं दुनिया में, जैसे सबसे पॉपुलर है विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस। विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था 80s में, लिनक्स जो है वो भी बना है 90s या अभी 2000 के आसपास, और मैक ओएस भी जो है वो 80s 90s में ही बना है एप्पल के द्वारा। पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुआ करते थे। डॉस था पहले जो 50s 60s में बना था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो पूरा कमांड लाइन इंटरफेस पे चलता था। कमांड लाइन के बारे में आगे बात करेंगे। ऐसे कुछ ओएस है। ओएस के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पहले भी बोला, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कर्नल, जिसको पहले एक्सप्लेन किया था मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हो उसको। कर्नल बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि मेन ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है वो हार्डवेयर के बीच में जो है वो इंटरफेस बन के काम करता है। कर्नल के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि सिस्टम कॉल्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे फिर कभी। यही है कुछ मोटी मोटी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। उसके बाद मैंने एक और चीज़ का जिक्र किया था पिछले वीडियो में, टर्मिनल। बेसिकली टर्मिनल हम उसको बोलते हैं जो कि कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। टर्मिनल एक सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम या एप्लीकेशन होता है जो कि कमांड लाइन इंटरफेस का एक्सेस देता है यूज़र को। देखिए, कंप्यूटर चलाने के दो इंटरफेस होते हैं, एक तो कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पहला हम देखते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में बेसिकली होता ये है कि जो कंप्यूटर है उसको हम कमांड्स लिख के जो है वो इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कमांड्स लिख के जो है वो उसको बता सकते हैं क्या करना है। जैसे हमको बोलना है कि भाई हमको ये फोल्डर ओपन करो, तो हम करेंगे CD चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है, यहाँ पे चेंज फोल्डर या चेंज डायरेक्टरी, CD कमांड होती है, CD स्पेस, फिर उसके बाद जो है वो फोल्डर का नाम। तो हमको कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि भाई ये फोल्डर में जाना है, हमको चेंज करना है, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस बेसिकली सीधे कर्नल के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए होता है शेल के जरिए। शेल बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि डायरेक्टली कमांड्स लेके जो है वो कर्नल को पहुंचाता है या फिर खुद से कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। कॉमनली यूज शेल्स है बैश, जो कि लिनक्स में यूज होता है, और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि हम लोग यूज करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेसिकली ग्राफिक्स का यूज करके, ग्राफिक्स GUI के अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज करके सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करने के काम आता है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे बटन्स हो गया, चेक बॉक्स, एडिट बॉक्सेस, मेन्यूज, प्रोग्रेस बार्स, ठीक है, और स्लाइडर्स, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें आप अपने एंड्रॉइड स्क्रीन पे देखते हो सारी GUI की चीज़ें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और PC में भी देखते हो। कमांड लाइन इंटरफेस रेयरली कोई बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल का यूज़र यूज़ करता होगा। ये दो इंटरफेस होते हैं कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट करने के। वैसे और भी इंटरफेस होते हैं, लेकिन यही दो होते हैं कॉमनली। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। एक हिस्ट्री में फिर से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इस बार हम 200 साल पीछे जाएंगे। 1815, एडा लवलेस, ठीक है, एडा लवलेस 1815 में इनका जन्म होता है। 1830s में ये मिलती हैं चार्ल्स बैबेज से। चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये एक मैथमेटिशियन और एक राइटर थी। एडा लवलेस जो है इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर थी ये, और ये बहुत अट्रैक्ट हुई पहले देख के, बहुत मतलब उनको बहुत अच्छा और बहुत मतलब
कुछ अलग लगा चार्ल्स बैबेज का मैकेनिकल इंजन देख के, दी एनालिटिकल इंजन, जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है ऐसा बोला जाता है। तो उनको अच्छा लगा देख के, और उन्होंने सोचा कि ये जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन, जो पहले कंप्यूटर से सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकते थे बेसिक, ये चार्ल्स बैबेज वाला कंप्यूटर भी। सो इन्होंने ये सोचा कि यार ये जो कंप्यूटर है, ये जो एनालिटिकल इंजन है, तो इन्होंने इसकी पोटेंशियल को समझा। इन्होंने ये सोचा कि ये जो है वो सिंबल्स को, नंबर्स को मैनिपुलेट करके आर्ट और म्यूजिक भी क्रिएट कर सकते हैं। ये एडा लवलेस ने सोचा। और 1843 में एक इटालियन मैथमेटिशियन ने लिखा हुआ आर्टिकल, चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के ऊपर लिखा हुआ आर्टिकल इन्होंने ट्रांसलेट किया, और उसमें अपने हिसाब से भी कुछ नोट्स लिखे किसी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के, जो कि कंसीडर किया जाता है फर्स्ट एल्गोरिथम। नाउ व्हाट इज एल्गोरिथम? बेसिकली एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का। एक एल्गोरिथम का सिंपल एग्जांपल, आप अभी बैठे हो, आप उठे, आप किचन में गए, आपने गैस ऑन किया, फिर उसमें चाय रखी, चाय बनाई, चाय अपने कप में डाली और पी गए। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, एल्गोरिथम का बेसिक सा डेफिनेशन ये है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये जो है एल्गोरिथम है, और कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कंप्यूटर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में जब हम प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे हैं। अभी तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं, मेरा ऐसे कोई वीडियो का एजेंडा नहीं है इस बार। ठीक है, मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बताने के लिए आया हूँ। सो 1843 में इन्होंने जो है वो पहला एल्गोरिथम बनाया, जो कि एक अभी वो मैथ में अगर हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो मैं बेसिक बता देता हूँ। एक मैथमेटिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने का, कंप्यूट करने का फार्मूला इन्होंने बनाया था। ठीक है, इन्होंने जो है वो उसके लिए नोट्स ऐड किए थे, उसका एल्गोरिथम बनाया था, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाया था। सो ये कंसीडर की जाती है वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये है वर्ल्ड्स कंप्यूटर्स फर्स्ट प्रोग्रामर। ठीक है, ये जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इनको बोला जाता है। बाद में मिड 20th सेंचुरी में इनके जो नोट्स को रिपब्लिश किया गया तो बहुत हेल्प हुई कंप्यूटर साइंस को। ठीक है, पूरे कंप्यूटर साइंस को। सो चौक गए ना, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, वो भी एक क्या कहते हैं उसको, ब्रिटिश ही थे और एक मैथमेटिशियन ही थे। सो कंप्यूटर साइंस और मैथ्स ज़्यादा मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है, और एडा लवलेस के कॉन्ट्रीब्यूशंस आजकल के कंप्यूटर साइंस में उतने ही वैल्यूएबल है जितने कि आइंस्टाइन के जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो भी चीज़ें उनकी फिजिक्स में है। सो ये कहानी सुन के कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताना आप। और अगर कुछ और भी सवाल है आपके, कुछ भी चाहते हो आप, कुछ भी आप अगर क्लियर करवाना चाहते हो, या फिर कोई भी आपके सवाल है उसके जवाब चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, या फिर कहीं भी मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट भी कर सकते हो। सो चलते हैं हमारे अगले चीज़ पर, प्रोग्राम बहुत हो गया। तो अभी प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। बेसिकली प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर को फॉलो करना होता है। कंप्यूटर एक मशीन है और जो कि हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। प्रोग्राम बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। जैसे एक समझ लो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको, उठो, बाहर जाओ, डोर ओपन करो, डोर क्लोज करो, वापस आओ और यहाँ पे बैठ जाओ। ये पूरा मैं कंप्यूटर को अगर बोलना चाहूँ तो मुझे इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली ऐसी लैंग्वेजेस होती है जिसका यूज़ करके जो है वो यूज़र जो है वो कंप्यूटर से बात कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करने की कोशिश करूँगा चीज़ों को। चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है और मैं इतना बेसिक में भी नहीं जाऊँगा कि मैं आपको ये बताऊँ इनपुट आउटपुट क्या होता है। ठीक है, सो हाँ, प्रोग्राम बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर से बात करने की भाषा होती है, कंप्यूटर से बात करने की लैंग्वेज होती है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है मार्केट में। सबसे अच्छी तो नहीं, लेकिन सबसे ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। अभी पाइथन तो ओल्ड नहीं है उतनी भी जितनी सी है। पाइथन है, PHP, R, रूबी, जावास्क्रिप्ट,
जूलिया, ये जूलिया वगैरह अभी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जूलिया, कोटलिन और बहुत सारी लैंग्वेजेस है, आर, ठीक है। सो ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करने वाली लैंग्वेजेस है, और कुछ कुछ जो है वो जनरल पर्पस है, कभी भी यूज़ कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ के लिए। सो कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली एक इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को फॉलो करने होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक बंदा है जिसको सिर्फ हिंदी आती है, एक बंदा है जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो वो कैसे समझेगा? हम अगर उसको हिंदी में बताए तो वो कैसे समझेगा? नहीं समझेगा वो। सो हमको उसको उसी की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, और कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो, प्रोग्रामिंग जो है वो ऐसे ही होती है। उनके बीच में एक कंपाइलर या ट्रांसलेटर होता है जो कि प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करके, जीरोज एंड वंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है बताता है। उसको कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर बोला जाता है, ठीक है। पूरा प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं थोड़ा। प्रोग्राम बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर को फॉलो करने होते हैं। हम उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि सिंपल इंग्लिश, और फिर कंपाइलर जो है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, उसको जो है वो कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, जो कि कंप्यूटर जीरोज एंड वंस की फॉर्म समझता है, जीरोज एंड वन की लैंग्वेज समझता है, तो उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझाता है, और कंप्यूटर जो है वो उस हिसाब से काम करता है। दैट्स इट, यही है प्रोग्रामिंग। चीज़ों को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करने की कोशिश करूँगा मैं। मेरी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ है, सी प्लस प्लस, पाइथन नहीं है, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, ये कुछ मेरी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। वैसे और भी लैंग्वेजेस है, लेकिन यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो ज़्यादा, उसमें जावा भी ज़्यादा नहीं, जावा स्क्रिप्ट मैं जावा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी चीज़ों के लिए, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आजकल, ठीक है। सो ये था हमारा प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत जो भी मैं आपको इन्फो देना चाहता हूँ, अभी के लिए इतनी ही काफ़ी है। और भी बनाऊंगा मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। अभी आते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत जो वाइड फील्ड है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग और फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे हम, अभी जानेंगे कुछ ही टाइम में बस। उससे पहले जो है वो एक चीज़ समझ लेते हैं, जहाँ जहाँ इंटरनेट होगा वहाँ वहाँ जो है वो सिक्योरिटी का खतरा होगा, डेंजर होगा, ठीक है। जैसे आजकल बहुत सारे अलर्ट्स होते हैं भाई कि कोई किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत कर देना, ये वो बहुत सारी चीज़ें, और आपको फॉलो भी करना चाहिए वो। सो साइबर सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है वो फील्ड है आजकल। इसमें कुछ चीज़ें हैं, हम इसकी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि आप जो है वो रीड कर सकते हो बेसिक टर्मिनोलॉजीज जाके techfreedom.in/blogs पे, जो अभी रिसेंट ब्लॉग मैंने लिखा है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो टॉप पे वही ब्लॉग होगा। सो कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पेन टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेसिकली ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें जो है वो एथिकल हैकर्स का मतलब समझते हैं पहले। एथिकल हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो कि एथिकल वे में जो है वो काम करते हैं, प्रॉपर परमिशन एंड ऑथराइजेशन के साथ में काम करते हैं, इलीगल काम नहीं करते, ठीक है। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एथिकल हैकर्स जो है वो रियल टाइम अटैक्स को सिम्युलेट करके जो है वो वल्नरेबिलिटीज और उसकी जो है वो प्रिकॉशंस जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये बेसिकली होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। हैकर्स के टाइप्स क्या है और क्या क्या है वो सब आप वहाँ पे ब्लॉग पे जाके पढ़ सकते हो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहा तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसी ब्लॉग में, जितने भी टॉपिक्स लिखे उन सारे टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए पेन टेस्टिंग जो है वो एथिकल हैकर्स एक रियल टाइम सिनेरियो को सिमुलेट करके जो है वो वल्नरेबिलिटीज, उसके सॉल्यूशंस और प्रिकॉशंस फाइंड करते हैं, ताकि रियल टाइम में जो है वो ये सेम चीज़ ना हो। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी फील्ड्स आती है। डिजिटल फॉरेंसिक्स, अभी फॉरेंसिक्स के बारे में शायद आपको ना पता हो, फॉरेंसिक्स में मैं जाना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि वो मेरी फेवरेट फील्ड नहीं है। हाँ, पेन टेस्टिंग ज़रूर है और उसके बारे में आगे और भी बात करेंगे। और अभी चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, और थोड़ी लिनक्स की स्पेशली, क्योंकि लिनक्स पे ज़्यादा फोकस होगा मेरा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो एक अच्छी बात, एक फैक्ट बता दूँ मैं आपको कि आपका जो एंड्रॉयड है, हम जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं वो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कैटेगरी में आता है। एंड्रॉयड जो है वो ऑन द टॉप ऑफ लिनक्स कर्नल बना है, लिनक्स कर्नल के ऊपर ही जो है वो एंड्रॉयड बना है।
और अभी कर्नल क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। एंड्रॉयड भी जो है लिनक्स के कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। डिस्ट्रीब्यूशन वही कि आपके पास एक चिप्स का पैकेट है और आपके अलग अलग ब्रांड के चिप्स है आपके पास, लेकिन चिप्स तो सेम है वो, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, उबंटू है, जैसे फ्लेवर्स है, फ्लेवर्स समझ लेते हैं। फ्लेवर्स का मतलब अलग अलग कैटेगरीज, जो कि अलग अलग फ्लेवर्स। अब फ्लेवर्स का मतलब तो आपको पता है, ठीक है, आइसक्रीम के फ्लेवर्स, वही वाला फ्लेवर्स है ये भी, ठीक है। उसके है रेल फ्लेवर्स और डेबियन फ्लेवर्स। डेबियन और रेल दोनों पॉपुलर फ्लेवर्स है लिनक्स के, जिसमें रेल में जो है वो आता है अपना फेडोरा जो मैंने इंस्टॉल किया था, सेंटोस, ठीक है। और डेबियन में जो आता है अपना काली लिनक्स, उबंटू, डेबियन, ठीक है। ये जो है वो ओएस आते हैं इसमें। लिनक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा मेरे जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मेटास्प्लॉइटेबल 2 क्या होता है। मेरा ऐसा कोई सीरीज़ नहीं है, मैं रैंडमली बना रहा हूँ वीडियोस, बस सीरीज़ हम कुछ कुछ स्टार्ट करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। और अभी के लिए तो कोई सीरीज़ स्टार्ट करने का प्लान नहीं है मेरा, तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप बताना कैसी रही मेरी प्रेजेंटेशन, कैसा रहा इस वीडियो का जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस, या फिर ओवरऑल चीज़ें कैसी रही इस वीडियो की। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं अपनी स्किल्स के लिए भी वीडियोस बना रहा हूँ, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन। सो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में या फिर कहीं भी मेरे सोशल मीडिया पे कि कैसा लगा इस वीडियो का प्रेजेंटेशन। बहुत सारी चीज़ें जान ली इसमें, और अगर आप चाहो तो और भी रिसर्च कर सकते हो जो मैंने टॉपिक्स बताए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, सेटिंग अप मेटास्प्लॉइटेबल 2।